Student, welcome back to my channel RK Bio Versatile. I am रेशमा कपूर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। तो आज के इस लेक्चर में हम जीन इंटरेक्शंस या जीन की अन्योन्य क्रियाओं को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इंटरेक्शंस क्या होता है? इंटरेक्शन मीन्स आपस में किसी भी तरह की कोई अंतर क्रिया करना, उसे हम कहते हैं इंटरेक्शंस। और जीन इंटरेक्शंस मतलब जब जीन आपस में किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के लक्षण को, एक दूसरे के प्रभाव को प्रभावित करते हैं, उससे कहते हैं जीन इंटरेक्शंस। ये जीन इंटरेक्शंस दो प्रकार का होता है। एक होता है एलेलिक या युग्म विकल्पी इंटरेक्शन, और दूसरा होता है नॉन एलेलिक या अयुग्म विकल्पी इंटरेक्शन। आज के इस लेक्चर में हम एलेलिक इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। क्या होता है एलेलिक इंटरेक्शन? आपको पता है स्टूडेंट कि जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। जस्ट सपोज ये क्रोमोसोम है और किसी भी कोशिका में क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जीन के भी जोड़ा मिलता है जिन्हें हम एलील कहते हैं, ठीक है, एलील, राइट। ये जो एलील्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, या तो प्रभावी डोमिनेंट या रिसेसिव अप्रभावी। लेकिन एक जीन के जो दो रूप होते हैं, जो दो फॉर्म्स होते हैं, उन्हें एलील्स कहते हैं। ये एलील्स प्रभावी या अप्रभावी होते हैं, या दोनों प्रभावी मिल सकते हैं या दोनों अप्रभावी मिल सकते हैं। प्राय एक जीन के दो ही एलील होते हैं, लेकिन आजकल मल्टीपल एलील्स की भी खोज की जा चुकी है, ठीक है। एक जीन कई रूपों में मिलता है, जैसे ब्लड ग्रुप, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी जीव में, कोशिका में एक जीन के दो ही एलील्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो एलेलिक इंटरेक्शंस या युग्म विकल्पी इंटरेक्शंस में क्या होता है, जब ये अंतर क्रियाएं एक ही जीन के दोनों एलील्स के बीच में होती हैं, तब हम उसे कहते हैं एलेलिक या युग्म विकल्पी इंटरेक्शंस। समझ गए? मतलब एक ही जीन के जो रूप है, एक ही जीन के जो दो भिन्न फॉर्म्स हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होता है, उनके बीच में जो अंतर क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं एलेलिक इंटरेक्शंस या युग्म विकल्पी अंतर क्रियाएं। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविकता, और दूसरी है कोडोमिनेंस या सह प्रभाविकता। अब नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस क्या है? नॉन एलेलिक इंटरेक्शन में क्या होता है, जस्ट सपोज ये क्रोमोसोम का जोड़ा है, ठीक है। इसके अंतर्गत नॉन एलेलिक में ये जो अलग अलग जीन्स होते हैं, एक जीन यहाँ पर है और एक जीन की दो फॉर्म्स यहाँ पर है। जस्ट सपोज ये है किसी जीवन, किसी कैरेक्टर का जीन, और ये उसका दूसरा फॉर्म है G2। ये कोई जीन्स है, किसी भी कैरेक्टर्स के लिए हो सकते हैं, जस्ट सपोज R1 और ये R2, ठीक है। डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव भी हो सकता है। तो जब एक क्रोमोसोम जोड़े पर मिलने वाले जीन्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, लाइक दिस, आपस में अंतर क्रियाएं करें, आपस में इंटरेक्शन करें, और इस इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप परिणाम या रिजल्ट या लक्षण वो प्रभावित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। क्लियर है? नॉन एलेलिक में क्या होता है कि क्रोमोसोम पर मिलने वाले दो या दो से अधिक भिन्न जीनों के बीच में अंतर क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और इस अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप लक्षण में परिवर्तन आ जाते हैं, उससे हम कहते हैं नॉन एलेलिक या अयुग्म विकल्पी। ये जो इंटरेक्शंस हैं
कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव या प्रभावी और अप्रभावी, इनके बीच में भी हो सकता है, प्रभावी प्रभावी के बीच में भी हो सकता है, अप्रभावी अप्रभावी के बीच में भी हो सकता है। इस तरह से जीन इंटरेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एलेलिक इंटरेक्शंस एंड नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस। क्लियर हो गया? एलेलिक में एक ही जीन के जो दो फॉर्म्स होते हैं, एक ही जीन के जो दो भिन्न रूप होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रियाएं होती है, जिसके रिजल्टेंट, जिसके परिणाम स्वरूप लक्षण बदल जाते हैं, लक्षण प्रभावित हो जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम एलेलिक इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे। एलेलिक इंटरेक्शंस में दो घटनाएं देखी गई हैं, दो घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। पहली घटना है अपूर्ण प्रभाविकता, अपूर्ण प्रभाविकता, और दूसरी घटना है सहप्रभाविकता या कोडोमिनेंस। स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों घटनाएं मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविकता के नियम का अपवाद है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, प्रभाविकता के नियम के अपवाद, नियम के अपवाद है। ये जो दो घटनाएं हैं, अपूर्ण प्रभाविकता और सह प्रभाविकता, ये मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविकता के नियम के अपवाद है। अब हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविकता क्या है। अपूर्ण प्रभाविकता की घटना सर्वप्रथम मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा जिसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, उसमें कॉरेंस ने रिपोर्ट की। ठीक है, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, इस प्लांट में कॉरेंस ने रिपोर्ट की। कॉरेंस ने क्या देखा कि जो मिराबिलिस जलापा होते हैं, इस प्लांट में 3 कलर के पुष्प मिलते हैं, पुष्प के 3 रंग मिलते हैं, लाल या रेड, गुलाबी, और तीसरा रंग होता है सफेद। ठीक है, कॉरेंस ने एक शुद्ध लाल और सफेद पुष्प में क्रॉस कराया, इसको एज ए पेरेंट लिया, प्योर लाइन। प्योर लाइन कैसे ऑब्टेन करते हैं कि जब हम किसी कलर, किसी भी लक्षण के लिए प्लांट को 4-5 पीढ़ी तक ग्रो कराते हैं, 4-5 पीढ़ी तक उसकी जनरेशन प्राप्त करते हैं, तो अगर वो सेम लक्षण वाले ही हमें पादप मिलते हैं, तो इसका मतलब वो अपने आप में उस पर्टिकुलर लक्षण के लिए शुद्ध है और उनको प्योर लाइन्स या शुद्ध वंशक्रम के रूप में माना जाता है। तो ऐसे लाल पुष्प वाले और सफ़ेद पुष्प वाले पादपों में मिराबिलिस जलापा के पादपों में क्रॉस करवाया। तो इस क्रॉस के परिणाम स्वरूप जो प्रथम पीढ़ी मिली, F1 जनरेशन, उन्होंने क्या देखा कि प्रथम पीढ़ी के सभी पुष्प गुलाबी रंग के थे। पुष्प कैसे थे? गुलाबी रंग के। लेकिन मेंडल का नियम क्या कहता है? प्रथम कि जब हम 2 लक्षणों में लेकर क्रॉस कराते हैं, एक लक्षण डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है, तो परिणाम के फलस्वरूप, क्रॉस के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में हमारे को डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता है। इसी नाम के आधार पर, इसी रिजल्ट के आधार पर नियम दिया गया प्रभाविकता का नियम। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जब हम शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद रंग के पुष्प के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस के परिणाम स्वरूप जो प्रथम पीढ़ी मिलती है, F1 पीढ़ी मिलती है, उसके सभी पुष्प गुलाबी रंग के होते हैं। कॉरेंस वाज शॉकिंग, वो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हुआ, ये मेंडल के नियम के विपरीत जा रहा है। इसका आगे क्या परिणाम होता है, F2 पीढ़ी में क्या परिणाम होता है, ये देखने के लिए उन्होंने गुलाबी रंग के पुष्प का सेल्फिंग करवाई, गुलाबी रंग के ही पुष्प से क्रॉस करवाया। ठीक है, सेल्फिंग करवाई। F2 पीढ़ी में क्या परिणाम आता है ये जानने के लिए सेल्फिंग के परिणाम स्वरूप क्या देखा कि उनको लाल, गुलाबी व सफेद तीनों रंग के पुष्प वाले पौधे मिलते हैं।
ठीक है। F1 पीढ़ी में जब सल्फिंग कराई तो F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफ़ेद तीनों रंग के पुष्प वाले प्लांट्स या पादप मिलते हैं। इस तरह से जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के आधार पर निकाला गया कि कुछ जीन्स होते हैं, कुछ एलील्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते। जब ये एलील एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं तो जो प्रभावी एलील होता है वो दूसरे अप्रभावी एलील के इफेक्ट को पूरी तरह से नहीं दबा पाता, पूरी तरह से उसके प्रभाव को, उसके लक्षण को नहीं छिपा पाता, और इसलिए जो मध्यवर्ती लक्षण या मध्यवर्ती रंग दिखाई देता है। लेकिन F2 पीढ़ी में जब गैमेट सेग्रीगेट हो जाते हैं, एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो पुनः ओरिजिनल कलर पेरेंटल लाल और सफ़ेद के साथ मध्यवर्ती कलर भी आ जाता है। यही घटना अपूर्ण प्रभाविकता कहलाती है कि सभी एलील, सभी डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते हैं, बल्कि इनका प्रभाव अपूर्ण होता है। ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स को या मध्यवर्ती लक्षणों को उत्पन्न करने के कारण बनते हैं। चलिए अभी इसको चेकर बोर्ड से देखते हैं। अगर हम अपूर्ण प्रभाविकता का चेकर बोर्ड बनाकर अध्ययन करें, यदि रेड ओरिजिनल रेड फ्लावर का वाइट फ्लावर से क्रॉस कराते हैं, लाल शुद्ध और ये सफ़ेद शुद्ध पादप प्योर लाइंस, ठीक है, एज ए पेरेंट लिया, इनका क्रॉस कराते हैं। क्रॉस के परिणाम स्वरूप युग्मक बने। इस युग्मक में डोमिनेंट एलील आर और इस युग्मक में रिसेसिव एलील आर होंगे। दोनों युग्म, इससे जो दो युग्मक बनेंगे, दोनों में सेम टाइप के एलील्स प्रेजेंट होंगे। युग्मक का फ्यूजन होता है। फ्यूजन के परिणाम स्वरूप जो F1 संतति मिलती है, F1 जनरेशन मिलती है, उसमें एक डोमिनेंट एलील, एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, लेकिन कलर मध्यवर्ती या गुलाबी आता है। मीन्स जो लाल रंग का एलील है वो सफ़ेद रंग के एलील पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। ये इसके प्रभाव को, सफ़ेद रंग के एलील के प्रभाव को कंप्लीटली हाइड नहीं करता, कंप्लीटली हाइड या मास्क नहीं कर पाता। इसके परिणाम स्वरूप मध्यवर्ती रंग या इंटरमीडिएट कलर पिंक कलर के फ्लावर्स मिलते हैं। जब हम इन पिंक कलर के फ्लावर्स की सेल्फिंग कराते हैं, इनकी हम सेल्फिंग कराते हैं, तो सेल्फिंग के परिणाम स्वरूप दोनों जो प्लांट्स हैं दो प्रकार के गैमेट बनाएंगे। इससे बनेंगे एक गैमेट जिसमें डोमिनेंट आर होगा और दूसरे गैमेट में रिसेसिव एलील कलर का होगा। इस वाले प्लांट से जो गैमेट बनेंगे उसमें भी एक डोमिनेंट एलील और इसमें एक रिसेसिव एलील, ठीक है। चेकर बोर्ड हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर चेकर बोर्ड में आपको पता है स्टूडेंट, एक तरफ एक पेरेंट की एलील और दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट की एलील को लिख दिया जाता है। इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ हुआ, आर 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 और यहाँ आर आर। अब यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों डोमिनेंट एलील एक साथ हैं, तो ये रेड कलर के फ्लावर मिले। यहाँ दोनों रिसेसिव एलील एक साथ आ गए, एलील सेग्रीगेट हो गए गैमेट प्रोसेस में, गैमेटोजेनेसिस में, तो यहाँ वाइट कलर के फ्लावर्स मिल गए। यहाँ पर दो फ्लावर्स ऐसे मिले जिनमें एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील है, तो ये पिंक कलर के फ्लावर्स मिल गए। तो इस तरह से जो कॉरेंस को रिजल्ट मिले थे कि F2 जनरेशन में रेड, पिंक एंड वाइट तीनों कलर के फ्लावर्स मिल जाते हैं, ठीक है। इनका फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ? फिनोटाइप रेशियो 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट, और जीनोटाइप रेशियो भी सेम ही होता है। जीनोटाइप में देखिए रेड 1 है, पिंक 2 है, दोनों के जो एलील्स है वो सेम फॉर्म में है, और एक वाइट है।
तो इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत फिनोटाइप रेशो एंड जीनोटाइप रेशो सेम ही आता है, 1:1। तीनों कलर्स इसमें प्रदर्शित होते हैं, तीनों कलर के पुष्प मिलते हैं, रेड, वाइट एंड पिंक कलर के फ्लावर्स, ठीक है। और एक एलील दूसरे एलील पर कंप्लीटली प्रभावी या डोमिनेंट नहीं होता। यह है अपूर्ण प्रभाविकता की घटना। मिराबिलिस जलापा के साथ साथ में अपूर्ण प्रभाविकता एंटीराइना मेजर्स जैसे स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर्स भी कहते हैं, और एंडालुसियन फॉल्स में भी उसके जो फेदर के कलर्स होते हैं उनमें भी रिपोर्ट की गई है। ये तीनों नाम स्टूडेंट आप याद रख लीजिएगा, मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट, एंडालुसियन फॉल्स या एंडालुसियन मुर्गे, और तीसरा है एंटीराइना मेजर्स या स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर। इन तीनों के अंदर अपूर्ण प्रभाविकता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की घटना पाई जाती है। फिनोटाइप रेशो आपको आना चाहिए 1:1, जीनोटाइप रेशो आना चाहिए आपको 1:1। ये हो गया अपूर्ण प्रभाविकता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस तरह से आज हमने जीन इंटरेक्शंस में एलेलिक इंटरेक्शंस के अंतर्गत इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पूर्ण प्रभाविकता को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम कोडोमिनेंस को पढ़ेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या PDF फॉर्म में कोई डायग्राम्स या बुक्स को मंगवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं आपको PDF भेज दूंगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।